Let's Mike Nari News. नमस्कार, लेट्स माइक पर शो है नारी न्यूज। मैं हूं प्रदक्षिणा और आज बात प्रोफेसर माधवीलता की, एक असंभव को संभव बनाने की कहानी है जिनकी। मजबूत नींव के बिना कोई महान इमारत खड़ी नहीं हो सकती और अगर वो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल हो तो ये और भी जरूरी हो जाता है। ये शब्द उस असाधारण इंजीनियरिंग परियोजना पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं जिसे दुनिया अब चिनाब रेलवे ब्रिज के नाम से जानती है। ये पुल न केवल जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बना एक ब्रिज है, बल्कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी है। इस भव्य संरचना के निर्माण में एक नाम विशेष रूप से उभर कर सामने आता है, प्रोफेसर माधवीलता, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु की सिविल इंजीनियरिंग विशेषज्ञ। इस पुल के निर्माण की यात्रा जितनी लंबी रही उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। प्रोफेसर माधवीलता ने इस परियोजना पर 2005 से 2022 तक लगातार काम किया, पूरे 17 सालों तक। 2022 में वो अपने परिवार को पुल दिखाने के लिए साइट पर ले गई और अपना सपना साकार होते हुए दिखाया, जिसे उन्होंने कई वर्षों तक इंजीनियरिंग और समर्पण से सींचा था। उनके अनुसार इस परियोजना का काम करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव रहा। यह अनुभव सिर्फ तकनीकी नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक और पेशेवर तीर्थ यात्रा जैसा था। मूल रूप से आंध्र प्रदेश की काकीनाडा की रहने वाली प्रोफेसर माधवीलता ने अपनी स्नातक डिग्री जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। इसके बाद NIT वारंगल से MTech और IIT मद्रास से PhD किया। 2003 में उन्होंने IIT गुवाहाटी में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला, लेकिन एक साल बाद ही वो IISc बेंगलुरु में आ गई, जहां उन्हें ये चुनौतीपूर्ण परियोजना सौंपी गई। चिनाब ब्रिज एक तकनीकी चमत्कार है। ये पुल 1315 मीटर लंबा है, जिसमें 530 मीटर का अप्रोच ब्रिज है और 785 मीटर का आर्क ब्रिज शामिल है। ये स्टील और कंक्रीट से बना है और इसकी सबसे खास बात है ये -20 डिग्री तक की ठंड और 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं को भी सहने में सक्षम है। ये इलाका भूकंपीय क्षेत्र जोन 4 में आता है, इसलिए पुल को रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता का भूकंप झेलने की क्षमता भी दी गई है। सबसे कठिन चुनौती थी इसकी नींव का स्थिरीकरण। प्रोफेसर माधवीलता की भूमिका पुल की नींव को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने में अहम रही। जिस स्थान पर यह पुल खड़ा है वो भूगर्भीय और भूतकनीकी दृष्टि से बेहद अस्थिर था। उन्होंने बताया कि ये इलाका हिमालय की शुरुआती पर्वतीय श्रृंखलाओं के समीप है, जहां चट्टानें अक्सर ढलान की ओर झुकी हुई मिलती हैं। ऐसी ढलानों पर जमीन खिसकने और चट्टानों के गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। इसलिए हमारी पहली चुनौती इन ढलानों को स्वीकार करना था। इसके लिए उन्होंने सीमेंट ग्राउटिंग की तकनीक अपनाई, जिससे ढीले चट्टानी टुकड़ों को एक साथ बांधा जा सके। साथ ही स्टील रॉक एंकर का प्रयोग कर ढलानों को सिल दिया गया ताकि वे खिसके नहीं। एक महिला इंजीनियर की मेहनत जरा अनसुनी सी लगती है। ये केवल तकनीक नहीं थी, बल्कि 24 घंटे 7 दिन लगातार समर्पण था। माधवीलता बताती हैं कि ऐसे दुर्गम इलाकों में काम करना बहुत खर्चीला होता है। कई बार मेरी विशेषज्ञता की आवश्यकता दिन रात लगातार होती थी। कई रातें मैं बिना सोए गुजारती थी, क्योंकि हर चरण में मेरी उपस्थिति आवश्यक होती थी। चिनाब ब्रिज पर उनकी अंतिम यात्रा 2022 में थी, जब वो अपने परिवार को साइट दिखाने गई। उन्होंने कहा, तस्वीरें इस पुल की भव्यता को बयां कर ही नहीं सकती। इसकी विशालता का अंदाजा केवल आंखों से देखने पर ही होता है। प्रोफेसर माधवीलता आज उन भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में देश की नींव को मजबूती देती हैं। चिनाब ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट्स केवल इंजीनियरिंग के चमत्कार नहीं हैं, बल्कि वे समर्पण, नारी शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी प्रमाण है। चिनाब रेलवे ब्रिज एक भव्य संरचना है, लेकिन इसके नीचे जो सबसे मजबूत स्तंभ है, उनमें से एक है प्रोफेसर माधवीलता।
उनकी कहानी हर युवा इंजीनियर, विशेषकर लड़कियों को ये संदेश देती है कि असंभव कुछ भी नहीं होता अगर इरादे मजबूत हों और नींव सच्ची मेहनत से भरी गई हो। प्रोफेसर माधवी लता की बात के बाद अब बात एक ऐसे विषय पर जो महिलाओं के लिए ज्वलंत है, लेकिन बात जरा कम की जाती है। महिलाओं के लिए शौचालय की समस्या। स्वच्छता नहीं तो आजादी अधूरी है। क्या इस देश में महिलाओं के लिए वाकई आजादी है? क्या उन्हें यात्रा करते समय पानी पीने की आजादी है? क्या उन्हें किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शौचालय आसानी से उपलब्ध है? ये सवाल सुनने में तो काफी आम लगते हैं, लेकिन हर भारतीय महिला के जीवन की कठिन सच्चाई को बयां करते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता का अधिकार एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ अगर हम बात स्वच्छता की कर रहे हैं तो जरा आगे बढ़ते हैं। आज महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ शौचालयों की उपलब्धता इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि ये सीधे उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और गरिमा को प्रभावित कर रही है। एक 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की बुजुर्ग महिला तक का संघर्ष इन विषयों पर समान है। रिया, एक 6 साल की बच्ची, जब यात्रा पर निकलती है तो उसकी मां कहती है, पानी मत पीना, कहीं रुकने की जगह नहीं होगी। सविता, 15 साल की छात्रा, जब उसे पीरियड्स शुरू होते हैं तो स्कूल जाना छोड़ देती है क्योंकि वहां शौचालय नहीं है। पूजा, 22 साल की युवती, एफएमसीजी सेक्टर में करियर बनाना चाहती है, लेकिन ट्रैवल जरूरी है और यात्रा के दौरान स्वच्छ शौचालय मिलना असंभव है और अस्वच्छ शौचालयों का इस्तेमाल उसके स्वास्थ्य पर असर डालता है। शालिनी, एक नई कंपनी में ज्वाइन करती है, लेकिन वो काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती क्योंकि वहां के बाथरूम बिल्कुल साफ नहीं हैं और ये उसे स्ट्रेस देता है। ये केवल 3-4 कहानियां नहीं हैं, ये उस सच्चाई का चेहरा है जो देश की करोड़ों महिलाओं के जीवन में रोज न जाने कितनी बार सामने आती है। शौचालय की ही अनुपलब्धता या स्वच्छ शौचालय की अनुपलब्धता केवल एक असुविधा नहीं है, ये महिलाओं की शिक्षा पर असर डालती है, विशेषकर किशोरावस्था में। रोजगार के अवसर सीमित कर देती है, खासकर यात्रा आधारित नौकरियों में। स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करती है, यूटीआई और किडनी संबंधित बीमारियां दे जाती है। मानसिक तनाव और सामाजिक शर्मिंदगी को बढ़ाती है। साफ शौचालयों की कमी पर इसलिए भी ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि ये सिर्फ आधी आबादी की ही तो समस्या है। सीधे शब्दों में कहें तो पुरुषों के लिए टॉयलेट उपलब्ध नहीं होना या उनका साफ नहीं होना ज्यादा मायने ही नहीं रखता, जिसमें उनकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल कंडीशनिंग भी बराबर हाथ रखती है। इसलिए अक्सर ऐसे माहौल में जहां महिला और पुरुष एक ही टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, अक्सर इतनी बेपरवाही देखी जाती है जिसका प्रभाव अन्य पुरुष सहकर्मियों पर तो नहीं पर महिलाओं पर जरूर पड़ता है। ऐसे में टॉयलेट एटिकेट्स जैसे विषय से भी इस पुरुष समाज को एजुकेट किया जाना जरूरी है। हाँ, बहुत से लोगों को ये कुछ नया लगेगा कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है दुनिया में, लेकिन आधार इसका वही है जो मूल अधिकार भी है। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहां से दूसरों की स्वतंत्रता शुरू होती है और बेसिक सैनिटेशन अधिकार है। इसके अलावा जब हम गंदे शौचालयों की शिकायत करते हैं तो सबसे पहला दोष प्रशासन या सफाई कर्मी को दे दिया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस सफाई कर्मी की खुद की जिंदगी कैसी है? भारत में अधिकतर सफाई कर्मी मात्र 10-12 हजार रुपए महीना कमाते हैं। इनमें से 60% वेतन उनके ठेकेदार या सुपरवाइजर हड़प लेते हैं। उन्हें समाज में सम्मान भी नहीं मिलता, उल्टा उनके पहनावे से उन्हें अलग थलग कर दिया जाता है। उनके काम को नीचा समझा जाता है, जिससे उनका आत्मसम्मान बार बार चोटिल होता है। कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी हैं। जब रेस्टोरेंट और कैफे को महिला उपयोगकर्ताओं के लिए सर्टिफाई किया गया तो केवल 9% जगहें ही उनके इस्तेमाल के योग्य पाई गई। ये था हमारा आज का नारी न्यूज। एक विषय पर हमने बात की, एक सक्सेस स्टोरी प्रोफेसर माधवी लता की हमने बात की। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे बाकी लोगों के साथ भी साझा कीजिए। हमारी ऐप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।